साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार निर्मल पाठक। निर्मल जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो नतीजे अभी दिख रहे हैं एग्जिट पोल से जो सामने आ रहे हैं, उसमें जो बड़ी तस्वीर है, अगर हम उत्तर प्रदेश की पहले बात करें तो आपका क्या इसके ऊपर आंकलन है? क्या आप सरप्राइज्ड हैं? क्या आपको ताज्जुब हो रहा है कि बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है? आपको अभी भी ये लग रहा है कि बदल सकती है ये तस्वीर? एग्जिट पोल बहुत भरोसेमंद होते हैं ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी बताया संकेत जी ने कि पिछले जो 2017 में जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो किस तरह के थे। पर ये वाले, चाहे आप किसी भी राज्य की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर, सब जगह बहुत ही क्लोज कंटेस्ट ये रहा है। और हर जगह जो भी विपक्षी दल या सत्तारूढ़ दल, उन्होंने बहुत कांटे की लड़ाई में वो है। और वही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश में देखिए पहला, दूसरा, तीसरा चरण ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी वहाँ ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, वो आगे रहेंगे भारतीय जनता पार्टी, जो मुख्य उनके प्रतिनिधि। और पहले दिन से ये लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच में ही मानी जा रही थी कि ये दो दलों के बीच का चुनाव हो गया था, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। और बीएसपी, कांग्रेस या AIMIM ये भी उसमें प्लेयर थे, पर ये बहुत महत्वपूर्ण इनका भूमिका लग रहा था कि नहीं होगी। चौथे और पांचवें चरण के बारे में ये था कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, इसलिए वो वहाँ अच्छा परफॉर्म करेगी। छठे और सातवें चरण के बारे में ये आकलन था कि यहाँ जो दल अच्छा परफॉर्म कर लेगा वही सरकार बनाएगा। आखिरी लड़ाई जो छठे और सातवें चरण की थी, वही सरकार तय करेगा कि किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। तो उस लिहाज से एग्जिट पोल को लेकर के भी, अगर ये सीट्स का भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। और कैंडिडेट की हार जीत में भी बहुत ज़्यादा फर्क, बहुत ज़्यादा मार्जिन से शायद ना हो। ऐसी बहुत सारी सीट्स होंगी जिनमें मार्जिन आपको 1000, 2000 इस तरह के वोट का मिलेगा। तो इस लिहाज से ये कहना बड़ा मुश्किल है। एग्जिट पोल पर पूरी तरह से भरोसा करना भी बड़ा लेकिन निर्मल जी, एक मोटी तस्वीर तो साफ नजर आ रही है, क्योंकि आप रेंज अगर देखिए अलग अलग एग्जिट पोल का, और हम जो एनडीटीवी पे दिखा रहे हैं पोल ऑफ पोल्स, उसके हिसाब से भी औसत 234 के करीब बीजेपी की सीटें हैं। पर ऐसे देखिए तो 211 से लेके 245 तक का उसका रेंज है। तो और समाजवादी पार्टी जो है वो उससे अभी काफी पीछे। उनका प्रदर्शन 3 गुना 4 गुना पिछली दफा से अच्छा जरूर रहा है, पर वो काफी नहीं है। पर उनके प्रदर्शन पर आप जो दिख रहे हैं अभी आंकड़े, उनके प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे? जाहिर है उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, पर वो सरकार बनाने के लिए नाकाफी लगता है। देखिए इस बार बहुत सारी जगहों पे पिछली बार से मतदान कम हुआ है, परसेंटेज कम रहा है, 1-2% ही कम रहा है। पर आप अगर उसको वोटर्स की संख्या के लिहाज से देखें तो पिछली बार से वोटर भी बढ़े होंगे। और उतना मतदान जो लगातार हर बार बढ़ रहा था वो इस बार नहीं बढ़ा नहीं, इस बार बल्कि कम हो गया। तो वो मतदाताओं में अगर बेरुखी है कैंडिडेट को लेकर के, तो वो किसके मतदाता हैं, वो किसको वोट देने जा रहे थे, वो भी एक बड़ा इसमें जब रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद उसका भी एनालिसिस होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही क्लोज कंटेस्ट रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का आप एवरेज भी 230 की सीट पे अगर मान लें उत्तर प्रदेश में, तो ये अखिलेश यादव उतना पीछे रहेंगे मुझे नहीं लगता है। और ये हार जीत अंततः आप देखिएगा उसमें बहुत कम मार्जिन के, सीट्स के भी कम मार्जिन, और वोटिंग परसेंट जो दोनों दलों को वोट परसेंटेज जो मिल रहा है, हो सकता है अखिलेश यादव का वोट परसेंटेज, अगर वो सीट कम आ रही हैं, ये बहुत ही अभी कहना उस बारे में बड़ा रिस्की मुझे लगता है ये जी। क्योंकि जिस तरह का चुनाव उन्होंने लड़ा, जिस तरह की भीड़ अखिलेश यादव की रैलीज में देखने को मिली है, जिस तरह का उत्साह उनके कार्यकर्ताओं में और उनके समर्थकों में दिखा है, उस हिसाब से उनका वोटिंग परसेंटेज कम होना नहीं चाहिए। ठीक है, निरुपम जी भी हमारे साथ हैं। संजय निरुपम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए यूपी के संदर्भ में बात करें, पंजाब के संदर्भ में बात करें, या उत्तराखंड, गोवा, आप हर जगह देख लें तो ये एग्जिट पोल कोई बहुत ज़्यादा मेहरबान नहीं रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। आप किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, एग्जिट पोल तो महज अनुमान है और इन अनुमानों के आधार पर कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना मुझे लगता है बेमानी है। मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। हाँ, आप एक रुझान दिखा रहे हैं, अनुमान दिखा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अनुमान गलत साबित होंगे, क्योंकि हमारे पास भी जो एक ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उस हिसाब से जो जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ सकती है, गोवा में भी सरकार बनते हुए दिख रही है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी को इतनी आशातीत सफलता मिलेगी ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ, आम आदमी पार्टी ने एक अच्छी फाइट दी है। वहां से बाकी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या अकाली दल हो या अमरिंदर सिंह जी की नई पार्टी हो, ये सब किनारे हट गई। वो लड़ाई पूरी कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी थी। अब उसमें कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो नए मुख्यमंत्री आए थे, चन्नी साहब, उन्होंने आखिर के जो उनके पास जो 111 दिन का कार्यकाल था उसमें बहुत अच्छा काम किया और बड़ी उम्मीद थी और बहुत उम्मीद है, और मुझे लगता है कि एक अच्छी फाइट रहेगी और कांग्रेस पार्टी एक बहुत सरकार बनाने के करीब रह सकती है। अब रह गई बात उत्तर प्रदेश की, तो प्रियंका गांधी जी ने जो कैंपेन किया उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है पूरे देश ने देखा है और उस कैंपेन को पूरे देश ने सलाम किया है। उन्हें दिन रात जबरदस्त मेहनत की है, और कह सकता हूं कि उनकी जो मेहनत है या फिर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन या योगी सरकार के कुशासन के खिलाफ उन्होंने जो कैंपेन चलाया, और बहुत ही कह सकते हो विगरस कैंपेन चलाया है, उस कैंपेन का शायद कुछ फायदा समाजवादी पार्टी को मिल पाया होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जमीन पर एक स्ट्रक्चर था संगठन का, हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर है। लेकिन निश्चित तौर पर उस कैंपेन से, प्रियंका गांधी जी के कैंपेन से एक उम्मीद बनती है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में एक कांग्रेस पार्टी का अच्छा भविष्य है। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी का, तो मुझे अभी भी नहीं लगता तो कि आपका ये कहना है कि ये इस वक्त का चुनाव नहीं, भविष्य का चुनाव है। लेकिन संजय जी, हो क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश में मैं 2005 से यूपी स्टेट को कवर कर रहा हूं, और 2005 ही से उत्तर प्रदेश में ये बात हमेशा सुनने को मिलती है कि कांग्रेस पार्टी अपनी संगठन मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसी कैसी संगठन मजबूत हुई है कि तब से लगातार कमजोरी होती चली जा रही है? क्योंकि आप इस बात की बात कर रहे हैं, इस वजह से हम इसका जिक्र कर रहे हैं। हाँ, नहीं, 2005 से कांग्रेस पार्टी का संगठन कमजोर हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं तो कहूंगा कि 1990, 91, 92 के आसपास से कांग्रेस पार्टी के जो धरातल में एक बिखराव आया है, और कहीं ना कहीं उसका जो वहां का स्थानीय नेतृत्व था वो कमजोर होता चला गया, और इस दिशा में लगातार प्रयास भी हुआ है। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हुआ है। एआईसीसी में बैठे जो हमारा नेतृत्व है, उन लोगों ने लगातार कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में फिर से अपनी खोई जमीन को हासिल किया जाए, और उसी कड़ी में प्रियंका जी ने जब उत्तर प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में ली तो काफी काम किया, काफी मेहनत की है। ठीक है, रातों रात एकदम सफलता मिल जाती है और ऐसा होता नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो पूरा कामकाज है और कांग्रेस के प्रति जो रुझान है, अगर आप कहते हैं कि अखिलेश यादव या योगी जी के चुनाव प्रचार में बहुत बड़ी संख्या में लोग निकल के आए, तो हमने देखा कि प्रियंका जी के भी प्रचार में, उनकी पदयात्राओं में, उनके रोड शोज में भी बड़े पैमाने पर संजय जी, ये जो बड़ी भीड़ नजर आई प्रियंका जी के चुनाव में, वो इस समय कम से कम मैं जान रही हूं कि आप कहेंगे कि एग्जिट पोल्स के ऊपर भरोसा नहीं है, पर एक ट्रेंड नजर आता है, एक समझ में आती है तस्वीर, रुख क्या है अभी जो दिख रहा है, हो सकता है बदल जाए। तो वो भीड़ जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो रही है दूसरे वोटों में, और कांग्रेस के लिए कम से कम उत्तर प्रदेश में। और दूसरे आप कह रहे हैं कि इसका फायदा जो है समाजवादी पार्टी को एक तरह से मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के मुकाबला अभी भी यहाँ पे बाइपोलर ही है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए, और दूसरे की बहुत सारे इश्यूज थे। नहीं, लेकिन ये मैं नहीं मानता। अगर ये विश्लेषण है कि ये एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, तो ये ऐसा मेरा अपना विश्लेषण जो है 1 महीने के ट्रैवल के बाद मैं आपको बता दूं, ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट नहीं है। अगर कोई ये समझ ले कि बसपा मुकाबले में ही नहीं है तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर आप पूर्वांचल को ही देख लें, पिछली बार यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी, ठीक है वो और जगह प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फिर भी किया था। सपा ने भी कुछ बढ़त यहाँ पर हासिल की थी। और इस बार ये माना जाए कि सीटें कितनी आएंगी मैं उस पर उतनी ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, हाँ। लेकिन जो वोट परसेंटेज है ना, हाँ। उससे बहुत गणित समझ में आती है, और वोट परसेंटेज निश्चित रूप से सपा और बसपा का दोनों का बढ़ते हुए दिख रहा है। आप कह रहे हैं देखिए, दोनों का 2017 में वोट परसेंटेज 22 बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। आप ये देखिए कि वो लगातार 22%, बसपा लगातार 22% के आसपास वोट 2017 में गई भी थी स्थिति में भी
बहुजन समाज पार्टी 22% वोट लेके आई थी, अखिलेश यादव 22% वोट लेके आए थे। 2012 में समाजवादी पार्टी 29% वोट शेयर पर 225 सीट जीत गई, तो उनका उतना ज्यादा वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ। अब वो दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी का 40% वोट शेयर हो गया जी, तो 40% जो है वो 325 सीटों में ट्रांसलेट हो गया। तो ये पूरा खेल है, बीजेपी कितना गिरेगी और गिर करके वो कितना बटेगा, और अगर बहुत ज्यादा बट गया तो क्या वो एडवांटेज बीजेपी हो जाएगा, यहाँ गणित है जो समझनी है उत्तर प्रदेश। जी जी जी, तो बसपा भी चुनाव रेस में है, बसपा वो एक्स फैक्टर भी है जो बड़ा रोल प्ले कर सकती है जितने उसके वोट आते हैं। बस संजय जी, संकेत जैसा लगातार देख रहे हैं वहां पे ग्राउंड पे, और तमाम लोग जो गए वो ये भी कहते हैं कि लोगों में कई मुद्दे हैं, चाहे वो आवारा पशु का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो मिस हैंडलिंग ऑफ कोविड हो, तो ये सब सरकार के खिलाफ मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दे थे। बावजूद इसके संजय जी, जो दिख रहा है एग्जिट पोल में कि अगर भाजपा की वापसी होती है सरकार की, तो क्या जो मुद्दे थे वो ऑपोजिशन ने ठीक से रेज नहीं किए, लोगों को वो समझ में नहीं आया, लोग फिर भी क्या मोदी फैक्टर है ये, आखिर लोगों में ये असंतोष नजर नहीं आ रहा, कम से कम जो अभी दिख रहा है नतीजे? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के जिन मुद्दों, जिन समस्याओं के बारे में आपने जिक्र किया, वो समस्याएं तो एकदम सामने हैं और उन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो या फिर जो तथाकथित तौर पर कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बहुत नियंत्रण में है, वो एक ढकोसला है। जिस तरीके से वहां पर एक बलात्कार के केसेस निकल के आते हैं, जिस तरीके से एक मंत्री का पुत्र गाड़ी चढ़ा देता है किसानों पे और उसको ढकने का प्रयत्न सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता है, ऐसे कितने हादसे हुए, कितनी घटनाएं घटी हैं। तो ये मुद्दे हैं, बेरोजगारी और कोविड की हैंडलिंग सबसे बड़ी फेलियर थी उत्तर प्रदेश में। तो आप कहें कि इन मुद्दों का क्या हुआ? इन मुद्दों को अपोजिशन के नेताओं ने बहुत तरीके से उठाया, सामने रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव आता है तो ये बुनियादी मुद्दों पे चर्चा नहीं करती, वो कोशिश करती है कि यूपी को पोलराइज किया जाए या किसी भी स्टेट को पोलराइज किया जाए। उन्होंने पोलराइज करने का पूरा प्रयत्न किया, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, आ जाती है, अगर आपका एग्जिट पोल सही साबित होता है तो निश्चित तौर पर उनकी जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है वो कामयाब होती है। ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुई है पश्चिम में, इसीलिए आप देखिए 2 चरणों के बाद बीजेपी का ट्रैक ही बदल गया। हिजाब किसी भी चीज के बारे में बात की नहीं बीजेपी ने, और ये लॉ एंड ऑर्डर पर मुद्दा लिया है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि कानून व्यवस्था का एक मुद्दा ऐसा है, उसकी सच्चाई चाहे कुछ भी हो, लेकिन राजनीति छवि का खेल है नगमा, और छवि में ये संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश की है कि अराजक सपहिये, ये वर्ड मैंने बहुत सुना कि कहीं अराजक सपहिये ना आ जाएं। मैं जरा इससे जोड़ दूं एक चीज। हाँ, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि चुनाव प्रचार का जब आखिरी हफ्ता रह गया था तो गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आता है कि यूपी के मुसलमान बीएसपी को भी वोट दे सकते हैं। वो क्या था? इनका एक जो हिडन अलाई है वो है ओवैसी जी की पार्टी। ओवैसी जी की पार्टी को हमेशा हर चुनाव में उतारते हैं ताकि कांग्रेस और जो भी एक सेकुलर वोट है उसको वो स्प्लिट कर सके। ओवैसी नहीं चल रहे थे, तो आखिर में फिर मेरे पास कुछ दोस्तों का फोन आया उत्तर प्रदेश से, उन्होंने कहा कि सडनली बीएसपी बहुत तेजी से चलने लगी है। तो बीएसपी को चलाया गया। बीएसपी प्रारंभ में बहुत ज्यादा धरातल पे नहीं दिख रही थी, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि मायावती जी पहली बार बहुत अनमने ढंग से चुनाव लड़ रही हैं, बहुत जोश के साथ, एग्रेसिव तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। लेकिन आखिर में बीएसपी धरातल पर बहुत अग्रेसिव तरीके से दिखने लगी। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक अपना प्रयत्न रहा होगा, और बीच में खबर भी आई थी कि कई सीटों के ऊपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, डील हुई, इस तरह की सारी बातें थी। मेरे ख्याल से कोई एक फोन टैपिंग वपिंग पता नहीं क्या था। तो मेरा कहने का मतलब, आप ये कह रहे हैं कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं चले। जी नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करता हूं। अगर बीजेपी जीती तो सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की वजह से जीतेगी, ध्रुवीकरण की राजनीति की वजह से जीतेगी। क्योंकि अगर बुनियादी मुद्दों पर चुनाव होंगे, विकास के मुद्दों पर, कानून और व्यवस्था के मुद्दों पर चुनाव होंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव होंगे, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव होंगे, कोविड के फेलियर के मुद्दे पर चुनाव होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं जीत सकती। और आप ये नहीं कह सकते कि प्रियंका गांधी जी हो या अखिलेश यादव या कोई भी अपोजिशन में जो बैठे लोग थे, उन्होंने इन मुद्दों को बहुत
कारगर जी तरीके से नहीं हुआ है। संजय जी, आप ये बहुत साफ ही- कह रहे हैं बहुत कि ही बीजेपी जोरदार को तरीके से सिर्फ लोगों और को सिर्फ ध्रुवीकरण की वजह से फायदा हो रहा है और बाकी जो तमाम चीजों, विकास हो, रोजगार हो, ये सब कोई मायने नहीं रखता। संकेत, एक कमेंट आपसे मैं इस पर चाहूंगी, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। आप कह रहे हैं ध्रुवीकरण की राजनीति काम नहीं की जमीन पे, बहुत सारी बातें थी, अब उसमें चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो तमाम तरह के जो, और भाषा हमने देखा कि किस तरह की भाषाएं इस्तेमाल की गई, स्तर कितना गिरता गया। तो ये तमाम अगर इश्यूज थे मिसमैनेजमेंट के, मिसहैंडलिंग के, गवर्नेंस के, बावजूद इसके क्या आपको लोगों ने कहा कि जमीनी मुद्दे और हैं, पर जैसा संजय कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण करने में कामयाब हुई बीजेपी, दिखता है आपको ये? मेरा एक छोटी सी बात का मानना है और वो ये है कि 2013 के बाद से, 2014 के नतीजे के बाद से, ये जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल विजडम होती है ना कि ऐसा हो गया तो इसकी वजह से ये प्रभाव, ऐसा हो गया उसकी वजह से वो प्रभाव, ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। अभी हो क्या रहा है कि एक इरैशनल ट्रांस है कि मैं वोट, कितने लोगों से हम मिले, कितने ब्राह्मण, कितने पंडित, कितने जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं बीजेपी के, बहुत भयंकर रूप से नाराज हैं। सांड के मुद्दे को लेकर के गांव-गांव में लोग परेशान हैं। लेकिन क्या उसका मतलब ये होगा कि गांव-गांव में बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा? अब ये एक ऐसी चीज है, नाराजगी और वोट, ये एकदम दो अलग अलग चीजें हो गई हैं, क्योंकि इसमें बीच में एक चीज आ गई है, उम्मीद। अब वो उम्मीद किससे है और वो उम्मीद किस वजह से लगाए हुए हैं, ये किसी को नहीं मालूम है। और ये इसी वजह से इलेक्शंस प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपको एक सेंस कुछ मिलेगा लेकिन हो कुछ और जाएगा। ये चीज देखने को मिली। तो सारा बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा बन गया इस चुनाव में। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बेरोजगारी एक मुद्दा बनेगा। यहाँ तो कास्ट से आगे लोग बात ही नहीं करते, और अभी भी कास्ट बहुत मायने रखता है। बीजेपी का यह कहना कि हम कास्ट से ऊपर उठ चुके हैं, बीजेपी खुद जानती है कि ऐसा नहीं है। पूर्वांचल में उन्होंने भी अपने अलायंसेस किए हैं, तो बोलने की बात अलग है, लेकिन किस तरीके से सब अपना, बीजेपी ने 4-5 अलग अलग तरीके के फॉर्मूले फिट किए हैं। उन्होंने एक मॉकटेल बनाई है जिसमें उन्होंने 10-15 चीजें डाल दी हैं, जिसमें ध्रुवीकरण की भी एक कोशिश की ऊपर से, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। कास्ट अलायंस, कैंडिडेट सिलेक्शन, जब देखा बहुत सारे लोग छिटक के जा रहे हैं, तो जो उन्होंने पहले ये सोचा था कि पूरे घर के बदल देंगे, जैसे उन्होंने गुजरात में किया और उत्तराखंड में किया, वैसा यहाँ नहीं किया। तो बीजेपी ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीजें डाल करके अपना एक प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जी, तो आप जैसा कह रहे हैं कि एक मॉकटेल बनाया है बीजेपी ने, कई चीजें हैं इसमें, कई चीजें डाली गई हैं, वो मॉकटेल लग रहा है अभी तक एग्जिट पोल के हिसाब से, जो पोल ऑफ पोल्स भी है, कि लोगों को पसंद आ रहा है मॉकटेल। वैसे समाजवादी पार्टी ने भी बनाया है और कई तरह के उन्होंने गठजोड़ किए हैं, जो उम्मीद की जा रही है कि रंग लाएंगे और प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा है समाजवादी पार्टी का। हाँ हाँ,